नमस्कार। क्या आप भी आरएस बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पहली बार में ही आप आरएस की परीक्षा क्वालिफाई कर जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। साथियों, प्रत्येक वैकेंसी में 6 से 7 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, जिसमें से 20-22 हज़ार लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है। उसके बाद वो मेंस में अपीयर होते हैं, जिसमें से 2200 स्टूडेंट है वो इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं और फाइनल 800-900 हज़ार जितनी वैकेंसी होती है उतने लोगों को सर्विस मिल पाती है। साथियों, इस दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो टफ है पड़ता है वो पड़ता है आपका प्रीलिम्स। आप एक तरह से रेशियो को देखिए कि जहां 6-7 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, 5-5.5 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहां मात्र 20-22 हज़ार बच्चे हैं वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाते हैं। यदि मेंस का क्वेश्चन है और आपका 5 नंबर में या 10 नंबर में पूछा जा रहा है, तो हो सकता है आप उसमें 2 लाइन 3 लाइन कुछ तो लिखोगे, तो 10 नंबर में आपके 2-3 नंबर तो आएंगे। लेकिन प्रीलिम्स में ऐसा नहीं है। प्रीलिम्स में या तो आपके 0 है या जितने नंबर का पर्सन है 1.33 उतने नंबर हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो आपके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज बनता है वो बनता है प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे उनका नेचर समझना। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कैसे पर्सन आते हैं, तो देखो जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है सभी का नेचर बराबर नहीं हो सकता। आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवारी और आरएस इन दोनों के क्वेश्चंस का लेवल है उसको बराबर नहीं मान सकते। इन दोनों में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, लेकिन दोनों का लेवल अलग अलग होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम ये समझने वाले हैं कि आरएस प्रीलिम्स में कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और तैयारी करने से पहले यदि आपको ये पता होता है कि आरएस प्रीलिम्स में इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपकी तैयारी आसान हो जाएगी। टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ यदि आपके माइंड में ये रहे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर बिंदु में इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, तो मुझे लगता है आपकी तैयारी, यदि आप 20% मेहनत करते हो तो 80% आपको आउटपुट मिलने वाला है। तो इस लेक्चर को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ करके हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आरएस प्री में प्रश्नों के कितने प्रकार होते हैं। देखो, बेसिकली 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जिसमें से एक तो होंगे बेसिक क्वेश्चन, और बेसिक क्वेश्चन को हम आधारभूत प्रश्न भी कह सकते हैं, आधारभूत प्रश्न भी कह सकते हैं, या इनको हम फंडामेंटल क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक होते हैं, जैसे आपको सभी एग्जाम्स में मिल जाएंगे, आपको टीचर्स के एग्जाम में मिल जाएंगे, राजस्थान पुलिस में मिल जाएंगे, पटवारी में मिल जाएंगे, एसएससी में मिल जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। दूसरे होते हैं अप्लाइड क्वेश्चन। ये व्यवहारिक क्वेश्चन होते हैं, ये होते हैं व्यवहारिक प्रश्न होते हैं, और जो आपने पढ़ा है, जो आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन है किसी भी बिंदु को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर, उसको अप्लाई करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। तीसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं साथियों, वो एडवांस क्वेश्चन होते हैं, वो एक नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं और सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन होते हैं। अब इन तीनों को हम एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक क्वेश्चन कैसे होते हैं, इनको कैसे हैंडल करें, व्यवहारिक या अप्लाइड कैसे होते हैं, इनको कैसे हैंडल करें, और साथ के साथ मैं आपको इनके एग्जाम्पल्स भी दिखाता जाऊंगा। और एग्जाम्पल्स में हम जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है प्रीलिम्स का 2024 का, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक क्वेश्चंस की, और बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाई कैसे होते हैं। देखो, बेसिक क्वेश्चन एक सामान्य प्रकृति के होते हैं, इनका नेचर है वो बिल्कुल जनरल होता है, ये तथ्यात्मक ज़्यादा होते हैं, और यदि हम पूरे पेपर की बात करें तो सबसे सरल प्रश्न यही होते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ है, या तो आपको आता है, या तो आपको आता है, आपको आता है, या नहीं आता, या नहीं आता। ठीक है, बस 2 ही बात है, यहाँ तीसरी बात नहीं है। यदि आपने वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पढ़ी है जो उस प्रश्न में पूछा गया है, यदि आपको वो फैक्ट आता है जो उस प्रश्न में पूछा गया है, तो आप राइट कर दोगे, वरना रॉन्ग। ये अलग बात है
कि हम एलिमिनेशन मेथड या प्रोबेबिलिटी का प्रयोग करके कुछ क्वेश्चन सही कर सकते हैं, लेकिन सभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से पहलू या एस्पेक्ट छुपे होते हैं। देखो, ऐसे प्रश्नों में या तो आपसे पूछा जाएगा हु यानी कौन, कि हाल ही में फलाना फलाना देश के राष्ट्रपति कौन बने, या पूछा जाएगा हुज यानी किसका, या हुम किसको, व्हेन कब, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। ठीक है, वेयर यानी कहाँ, कोई भी जगह पूछ ले जाएगा। ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि हाल ही में ये वाला, जैसे पिछले में आया था कि मैटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। ठीक है, फिर विच यानी किसका। ठीक है, और वोट यानी क्या। ये सारे के सारे एस्पेक्ट हैं वो आपको इन बेसिक क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करते हैं, सबसे पहले देखिए, ये सामान्य जानकारी के प्रश्न होते हैं, इसमें जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस होती है, और यदि आप सामान्य रूप से थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से हैंडल कर पाएंगे। फिर इसमें जागरूकता की यानी अवेयरनेस की आवश्यकता है कि आज आपके आसपास जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, जैसे करंट के क्वेश्चन भी आएंगे तो इस टाइप के आएंगे, इसमें बेसिक क्वेश्चन जो जनरल होते हैं बिल्कुल सामान्य वाले। ठीक है, कि हाल ही में ये वाला सम्मेलन कहाँ हुआ, इस टाइप के। ठीक है, और आप जितने भी विषय आपके सिलेबस में दे रखे हैं, यदि आपने उसके प्रत्येक टॉपिक को सामान्य रूप से भी पढ़ा है एक दो बार, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कर पा सकते हैं। ठीक है, फिर सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ये भी एक इसकी शर्त है। अब आप मान लीजिए प्रीलिम्स के सिलेबस में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस टेक है, मैथ रीजनिंग है, करंट अफेयर है। आप सिर्फ हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ गए और आपसे जियोग्राफी का बेसिक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं हो रहा, तो इसकी शर्त ये भी है कि आपके जितने भी सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट दे रखे हैं या बिंदु दे रखे हैं, वो प्रत्येक सब्जेक्ट और बिंदु आपके पढ़े हुए होने चाहिए। ठीक है, फिर सामान्य बुद्धि व याददाश्त की आवश्यकता है, इसमें कोई ज़्यादा इंटेलिजेंसी की आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य बुद्धि वाला और सामान्य मेमोरी वाला व्यक्ति ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, रिस्क नहीं ले सकते, ये इंपॉर्टेंट है भाई। लोगों को लगता होगा कि वे बेसिक क्वेश्चन है, आसान है, जैसे मैंने बोला ना सरल होते हैं, तो आसान है तो कोई भी कर देगा, नहीं। यहाँ रिस्क नहीं ले सकते। यहाँ रिस्क क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ आपको कोई आइडिया मिलने वाला नहीं है, सीधा सीधा पूछा गया है। तो मैंने बताया ना, या तो आपको आता है या नहीं आता। यदि आपको आता है तो आपने मान लीजिए सी टिक कर दिया, सी राइट आंसर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर रॉन्ग है। यहाँ कथन वगैरह ऐसे ऑप्शन मल्टी चॉइस वाले नहीं है कि ए और बी सही है, बी और सी सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यहाँ रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए आपका वो पर्टिकुलर बिंदु पढ़ा हुआ होना आवश्यक है। ठीक है, फिर या तो आता है या नहीं आता, बस दो ही बात है, इसमें तीसरी बात नहीं है। अब ये सारे हमने देख लिए कि भाई बेसिक क्वेश्चन कैसे होते हैं और इसको कैसे हैंडल करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं 2024 का जो आरएस प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसके, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि वे किस टाइप के प्रश्न आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का एक प्रश्न है, किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था। अब यहां देखिए किसने कहा था, विच। ठीक है, अब ये चार ऑप्शन है, तो या तो आपको आता है या नहीं आता, इसके अलावा तीसरी बात नहीं है। फिर किस वर्ष भारत के संविधान में यह अंत स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा। तो वो सन पूछा गया है, तो मान लो किस, यानी वही विच आ गया इसमें। इसका एस्पेक्ट क्या है, विच, यानी इसका पहलू क्या है, किस। ठीक है, कौन सा, तो या तो आपको आता है या नहीं आता। तो सारे के सारे इस टाइप के प्रश्न हैं। और देख लेते हैं, अब ये देखिए, ये एक तरह से करंट का ही है। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है। अब ये चार नाम दे रखे हैं, चार संस्थाएं, कि भाई किसका गठन किया गया है वो आपसे पूछा गया है। अब ये देखिए, एक साइंस का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन के कारण मोतियाबिंद में आंखों को प्राकृतिक लेंस धुंधला हो जाता है। अब ये सीधा सीधा पूछा गया है। एक ये देखिए, क्वाशियोर कोर जो कुपोषण का एक प्रकार है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है।
तो ऐसे जितने भी प्रश्न हैं, अब आप करंट का देख लीजिए। करंट का है 8 दिसंबर 2024 को भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। यानी यहाँ क्या पूछ रहा आपसे, वेयर वाला एस्पेक्ट आपसे पूछा जा रहा है। मार्च 2023 में जन्मी भारत की प्रथम क्लोनित गाय गंगा किस नस्ल की है, यानी किस नस्ल की है, यानी विच। तो आप ऐसे प्रश्न देखोगे ना तो सीधे सीधे बेसिक प्रश्न हैं, जिनके ज़्यादा बड़े ऑप्शन नहीं है, छोटे छोटे ऑप्शन हैं। और आपसे जो एस्पेक्ट पूछा गया है हु, हुज, व्हेन, वेयर, हुम, समझ रहे हो क्या, विच, वोट, इस टाइप के एस्पेक्ट आपसे पूछे जा रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा राजस्थान की ज्योग्राफी का प्रश्न है। जयपुर, दौसा, अलवर जिलों में किस प्रकार की मृदा की प्रधानता है। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क कहाँ अवस्थित है। भारत की एक राष्ट्र के रूप में पहचान को दृश्य माध्यम से संबद्ध करने हेतु किस चित्रकार ने सर्वप्रथम भारत माता के चित्र की रचना करी थी, किस चित्रकार ने करी थी। ठीक है। राजस्थान में निम्नलिखित स्थलों पर एस्बेस्टोस खदानें कहाँ हैं। राजस्थान के किस जिले में खड़ीन जल संरक्षण की प्रचलित विधि है। कुषाण वंश के कैडफिसेस द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण करी। फिर निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल की पहचान पुरातत्वविद T.H. हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में करी थी। राव जयसी रोसंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जयसी ने निम्न में से किसे परास्त किया था। राजौरगढ़ में मथानदेव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवी या देवता को समर्पित था। अब ये बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, सीधे सीधे हैं और लगभग सभी एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ एक चीज है बस, वो चीज़ ये है कि आरएस में थोड़ी डेप्थ में से प्रश्न आएंगे। आरएस में हर बार आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे कि जैसे ये राजौरगढ़ में मथानदेव वाला आया, ठीक है, फिर ये आया कैडफिसेस वाला आया, ये तो चलो बेसिक था, ये एस्बेस्टोस वाला, अब ये गाँव के नाम पूछे गए हैं, छोटी छोटी खान है, तो ये ऐसे होते हैं। ये चित्रकार वाला, ये ऐसे होते हैं। कुछ तो बेसिक ऐसे होते हैं जो लगभग एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आप पहली बार देखोगे, और जैसे ही आप पहली बार देखोगे वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, किसी नोट्स में नहीं मिलेंगे, कोई टीचर उनको नहीं पढ़ाता है। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम में आया, हो सकता है अगली बार आपको किसी किताब में मिल जाए, किसी नोट्स में मिल जाए और टीचर भी पढ़ाने लगे। तो इससे कैसे निपटे ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ऑन द स्पॉट आप एग्ज़ाम हॉल में कैसे डिसीजन ले सकते हो, ऐसे क्वेश्चन से कैसे डील कर सकते हो। ठीक है। तो ये तो हो गए एग्जाम्पल। अब दूसरे टाइप के जो प्रश्न है प्यारे साथियों, अप्लाइड क्वेश्चंस, और इनको हम कहते हैं व्यवहारिक प्रश्न। यानी कि ये जो आपने नॉलेज गेन की है, आपने साल 2 साल जो पढ़ाई करी है, आपने 2-4 रिवीजन करे हैं, आपने कोचिंग करी है, आपने नोट्स पढ़े हैं, आपने बुक्स पढ़े हैं, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने गेन करी है उस पूरी इंफॉर्मेशन को अप्लाई करने का वक्त आ गया है। अब ये प्रश्न जो होते हैं ये कैसे होते हैं, सबसे पहले ये समझिए। देखिए, इनमें सूचना व तथ्य को अप्लाई करके प्रश्न पूछा जाता है। पहले चीज़ तो ये ध्यान रखना कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी फैक्ट पढ़े हैं, याद करे हैं, मेमोराइज करे हैं, उसको अप्लाई किया जाएगा। ठीक, ज़्यादातर फैक्चुअल होते हैं, इनकी प्रकृति है वो मिली जुली होती है, मिश्रित प्रकार की। जैसे कुछ सरल भी होते हैं और कुछ कठिन भी होते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हम इनको ना तो ज़्यादा सरल कह सकते हैं, ना ही ज़्यादा हार्ड कह सकते हैं, तो बीच के मध्यम स्तर के हैं, मॉडरेट लेवल के ये क्वेश्चंस होते हैं। अब इनको कैसे हैंडल करें भैया? सबसे पहले तो इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो ध्यान रखना, ऐसे प्रत्येक क्वेश्चन को एलिमिनेट नहीं कर सकते, कुछ कुछ प्रश्नों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया जा सकता है। ठीक है। अगर डेप्थ एंड विड्थ में आपने स्टडी करी है तो आसानी से हैंडल कर सकते हैं। देखो भाई, मैंने बात करी कि जितनी भी सब्जेक्ट हैं, जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं आपकी, जिनमें क्या क्या है, जिसमें आपकी हिस्ट्री है, जिसमें राजस्थान इंडिया की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर है,
आपकी जियोग्राफी है, आपकी इकोनॉमी है, आपकी पॉलिटी है, आपकी साइंस एंड टेक है, आपकी मैथ एंड रीजनिंग है और आपकी करंट अफेयर है। प्रीलिम्स में ये सारी जो सब्जेक्ट हैं इनको यदि आपने डेप्थ में भी पढ़ा है और विड्थ में भी पढ़ा है। अब आप कहोगे सर ये डेप्थ और विड्थ क्या होती है, तो मैं एक बार समझा देता हूँ। मान लीजिए राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान जियोग्राफी है, और राजस्थान ज्योग्राफी के सिलेबस में जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, मान लीजिए नदी वाला टॉपिक है, अपवाह तंत्र वाला टॉपिक है, तो यदि आपने, ध्यान से समझना, यदि आपने सभी छोटी बड़ी नदियों को पढ़ा है, नदियों को पढ़ा है, तो उसको कहेंगे उस टॉपिक की विड्थ यानी उसकी चौड़ाई, उसका विस्तृत और व्यापक कवरेज। पहली चीज तो ये हो गई। लेकिन आपने किसी एक नदी के सभी तथ्य गहराई से पढ़े हैं, तो वो कहलाएंगे क्या, उस टॉपिक की डेप्थ। अब ये क्या है समझ लो। जैसे आपने बड़ी नदियां सारी पढ़ ली, लेकिन जैसे आपसे कोई पूछ ले कृष्णावती नदी राजस्थान के किस अंचल में प्रवाहित होती है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और यार ये कृष्णावती क्या आ गई है, तो कभी सुना ही नहीं है। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? जबकि कृष्णावती नदी एक नदी है और इम्पोर्टेंट भी है। या आपसे किसी नदी की कोई सहायक है, उसकी भी कोई सहायक है और उसकी भी कोई सहायक पूछ ले, अब इससे क्या साबित हुआ? ध्यान से समझना। जैसे आपसे चंबल नदी, चंबल की सहायक है बनास, बनास की सहायक है बेड़च, और बेड़च की सहायक है गंभीरी। अब आपसे गंभीरी की कोई सहायक पूछ ले, अब बताओ भैया, अब कितना डेप्थ में लेवल चला गया। तो टॉपिक क्या, विड्थ यानी कि सभी नदियां छोटी बड़ी, और डेप्थ यानी एक नदी का बहुत गहराई से आपने अध्ययन किया हो, तो वो होता है टॉपिक की विड्थ और डेप्थ। तो यहाँ आपको एक चीज समझना जरूरी है कि यदि आपने डेप्थ और विड्थ में स्टडी करी है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अधूरी जानकारी से भी सही होने के चांस होते हैं, लेकिन वो सभी प्रश्नों पे अप्लाई नहीं होता। कई बार क्या होता है कि 2 ऑप्शन राइट होने पे, यानी कि आपको ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें 2 का मिलान हो गया और 2 का नहीं हुआ, लेकिन 2 के होने से आपका ऑप्शन राइट हो जाते हैं। आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो गेस करने की क्षमता है, वो भी परखी जाती है, क्षमता भी परखी जाएगी, ये क्षमता भी काम आएगी कि किसी चीज़ों के बारे में, किन चीज़ों के बारे में। जैसे कई बार होता है ना, मेरा 6th सेंस ये कह रहा है कि छठी इंद्री मेरी ये कह रही है कि भाई यही है, पहला ऑप्शन ही राइट है। तो ऐसे गेस करने की जो क्षमता है कि हाँ इधर की इन्फॉर्मेशन, इधर की इन्फॉर्मेशन, इधर की इन्फॉर्मेशन आप अप्लाई करके पता कर लोगे कि ये चीज़ क्या है। समझ गए होंगे आप कि कई बार हम किसी चीज़ को ऊपरी तौर पर जानते हैं, ऊपरी तौर की जानकारी के आधार पे भी हम अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की। फिर नेक्स्ट है टेक्निक्स आनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के, ऐसे क्वेश्चन से डील करने की जो टेक्निक्स हैं, कई टेक्निक्स हैं। मैं बता रहा हूं कि हम कई वीडियो में इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी ये जो जर्नी है आरएस की वो बहुत आसान हो जाए। देखो, पढ़ आप कहीं भी सकते हैं, कोई सी भी बुक पढ़ सकते हैं, कोई से भी नोट्स पढ़ सकते हैं, कहीं भी कोचिंग कर सकते हैं, लेकिन क्या किसी भी कोचिंग में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी आरएस बनेंगे? नहीं। क्या कोई राइटर है, कोई पब्लिकेशन है, उसकी बुक जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या सभी उस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कर लेंगे? नहीं।
किसी टीचर के, किसी कोचिंग के कोई बहुत अच्छे नोट्स हैं, क्या उस नोट्स को पढ़ने से क्या सारे विद्यार्थी आरएस बन जाएंगे? नहीं, 100% कुछ नहीं होता। तो कुछ टेक्निक्स होती हैं जो आपकी मेहनत को कम कर देंगी, यानी इनपुट आपकी कम हो जाएगी और आउटपुट आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो उन टेक्निक्स के ऊपर हम धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे कि किस विषय के किस टॉपिक में कौन सी टेक्निक्स लगाए जाए कि कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आए। इसके ऊपर बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ताकि आपको चीज़ें और बेटर तरीके से समझ में आ सके। अब ऐसे प्रश्नों में आप रिस्क ले सकते हैं। मैं कह रहा हूं ना कि आपकी थोड़ी सी नॉलेज से 50-50 चांस हो जाते हैं कि क्वेश्चन सही हो जाए, और मैंने कहा कि आप एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे अप्लाइड क्वेश्चन और इसको हैंडल कैसे करें। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अपन। देखो भैया एग्जाम्पल्स, सीधा सीधा पहला प्रश्न ही है 2024 का। स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 खंड निम्न शहरों को जोड़ते हैं। बस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है राजमार्गों की, राष्ट्रीय राजमार्गों की, जो 4 शहरों को जोड़ती है, जो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता और कलकत्ता से दिल्ली। अब ये पूछा है कि भैया उपयुक्त 4 खंडों की लंबाई को घटते हुए क्रम में ध्यान देते हुए निम्न दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अब यहां आप फंस गए। फंस इसलिए गए क्योंकि आपको चारों जो खंड हैं, चारों जो सेक्शंस हैं, उनकी लंबाई पता होनी चाहिए। कैसे फंस गए थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं आपको। देखो, जैसे आपको पता है कि दिल्ली से मुंबई मान लो 100 किलोमीटर है, मुंबई से चेन्नई मान लो 120 किलोमीटर है, चेन्नई से कलकत्ता मान लीजिए 150 किलोमीटर है, लेकिन कलकत्ता से जो दिल्ली है ये आपको नहीं पता। अब बताओ आप इस प्रश्न को कैसे करोगे? एक इंफॉर्मेशन मिस होने से ये प्रश्न आपसे मिस हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए, अब जब आपको पता नहीं, हो सकता है ये 150 से भी ज़्यादा हो और हो सकता है ये 100 से भी कम हो, कुछ भी हो सकता है। अब आप कैसे अंदाजा लगाओगे कि ये कितना है? अब आप किसी भी ऑप्शन को चूज करोगे बिना हो सकता तुक्का लग जाए, आपने कोई भी रैंडम टिक किया और वो सही निकल जाए, वो अलग बात है। तुक्का लगना अलग बात है, उसको आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज या आपकी एक्सपर्टीज नहीं कह सकते, आपकी स्किल नहीं कह सकते, वो तुक्का है। वो तुक्का किसी का भी लग जाता है, ठीक है। लेकिन आपकी एक इंफॉर्मेशन मिस होने से पूरा प्रश्न है वो आपके हाथ से चला जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दुनिया के मरुस्थल हैं और एक तरफ देश हैं। अब जैसे ही आपको, अब यहाँ थोड़ा सा आप इसको सोल्व करने में टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि भाई गोबी का मरुस्थल है, ये कहाँ है? मंगोलिया, चाइना की सीमा पर, और ये एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल है। समझ गए क्या? ओके। अब जैसे ही आपको ए में 2 मिला तो भैया ए में 2 इसमें है और ए में 2 इसमें है। इसका मतलब ये हो गया कि दूसरा और चौथा है वो एलिमिनेट हो गए। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? सिर्फ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन से आप इस क्वेश्चन की जड़ तक जा सकते हो। फिर नेक्स्ट देखिए, चलो आपको पैटागोनिया नहीं पता, चलो आपको विक्टोरिया नहीं पता, लेकिन आपने कभी कभी सुना है कि वे कालाहारी का मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका में है। और जैसे ही आपको ऐसा पता चला कि डी में 1 आएगा, तो यहां देखिए डी में 1, तो डी में 1 सिर्फ इसमें बचा है। क्यों? क्योंकि इसको हमने एलिमिनेशन कर दिया और इसको एलिमिनेशन कर दिया, इसमें 4 है। तो जैसे ही आया आपका आंसर आ गया 1। तो यहां आधी इंफॉर्मेशन से भी आप क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। अब यहां देखो, मैंने आपको क्या बताया कि अधूरी जानकारी से भी सही होने के चांस होते हैं, लेकिन सभी नहीं होंगे। अब अधूरी जानकारी तो आपकी यहां भी है, अधूरी जानकारी तो यहां भी है, लेकिन इसको आप हैंडल नहीं कर सकते हो। समझ गए मैं क्या कर रहा हूं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लूणी बेसिन और शेखावटी प्रदेश राजस्थान बांगड़ के उप प्रदेश हैं। घग्गर का मैदान अधिकांशतः
हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों में फैला है। नागौर उच्च भूमि में लवणीय झीलों और आंतरिक जल प्रवाह पाई जाती हैं। अरावली श्रेणियां सभी प्रकार के खनिजों से संबद्ध है। अब यहाँ दो चीजें आती हैं। पहली चीज, आपको राजस्थान का फिजिकल डिवीजन डेप्थ में याद हो, पहली चीज तो ये है। दूसरा, यहाँ यूपीएससी की तरह कुछ एनिमेशन टेक्निक्स हैं कि जब भी सभी शब्द आ जाए तो 90% चांस है कि वो स्टेटमेंट गलत है। जैसे ही सभी शब्द आ जाए वो स्टेटमेंट गलत है कि भारत के सभी लोग गरीब हैं। अब ऐसा कोई सा भी पर्वत श्रेणी नहीं है, कोई सा भी भौगोलिक खंड नहीं है भारत में जिसमें सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हों। तो जैसे ही सभी आया तो एक चतुर चालाक इंटेलिजेंट स्टूडेंट समझ जाएगा कि भैया ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब चाहे उसको ये वाले आते हो चाहे नहीं आते हो, समझ गए? तो तीन चीजें आप समझ गए होंगे। चौथी चीज देखो, सुमेलित नहीं है पूछा गया है। एक तरफ कुछ कंजर्वेशन रिजर्व हैं और एक तरफ जिले हैं, और पूछा गया भाई तीन तो सुमेलित हैं और एक नहीं है। तो देखिए, रणखार जालोर में है, मनसा माता झुंझुनू में है, शोरसेन बारा में है, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में है। तो यहाँ शोरसेन है, ये सुमेलित नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल था। लेकिन यहाँ आपसे एक पूरी लिस्ट पूछी गई है। अब यहाँ मनसा माता की जगह हो सकता है साकंबरी आ जाए, रणखार की जगह हो सकता है गोगेलाव आ जाए, हमीरगढ़ की जगह हो सकता है रोटू आ जाए, शोरसेन की जगह हो सकता है और कोई सा आ जाए, बांसदड़ा आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो एक लिस्ट है। तो यहाँ आपको 37 के 37, अब तो 38 हो गए, 38 के 38 जो कंजर्वेशन रिजर्व हैं और उनके ज़िले हैं वो आपको पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी बनते हैं, आपके जो पूरे भारत के नेशनल पार्क हैं उससे भी बन सकते हैं, आपके जो कंजर्वेशन रिजर्व है उनसे भी बन सकते हैं, आपके आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं उनसे भी बन सकते हैं, आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनसे भी बन सकते हैं, या ऐसे भी बन सकते हैं कि भैया कोई एक तरफ है बुक दे दे हिस्ट्री में, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में, और एक तरफ उनके राइटर्स दे दे। तो इस तरह के भी बन सकते हैं, तो कुछ भी बन सकता है। अब ये क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा लेवल अलग कर दिया गया है। एक तो ये लेवल देखिए बिल्कुल सीधा सीधा है तो अप्लाइड ही, लेकिन लेवल बिल्कुल सीधा है। अब एक ये देखिए कि सीधा नहीं है भैया, इसमें भी मिलान कीजिए। देखिए, एक तरफ जिले हैं और एक तरफ नदी है। तो एक तरफ देखो उदयपुर में कौन सी नदी है, बूंदी में कौन सी है, भरतपुर में कौन सी है, अलवर में कौन सी है। अब देखिए, जैसे आप देखोगे उदयपुर में देखो यहाँ सोम और जाखम। अब यहाँ जाखम पहले उदयपुर था इसका क्षेत्र, लेकिन अब सिर्फ सोम है, ठीक है, क्योंकि जाखम वाला भाग है वो प्रतापगढ़ में चला गया, और पहले वो धरियावत तहसील थी वो कहाँ थी, उदयपुर में थी, ठीक है। फिर आप देखो अलवर में देखिए साबी और रूपारेल। तो जैसे ही दो मिले तो आप देखो ए में 3, तो ए में 3 इसमें है, इसमें है, डी में 1, अब डी में 1 किस में है, इसमें है, इसमें है, लेकिन ये वाला तो नहीं था, इसलिए बचा क्या, 4 ऑप्शन। तो अब पर्सन इसी टाइप का है, लेकिन लेवल थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया है। अब यहाँ देखिए परमाणु ऊर्जा प्लांट है और राज्य है, कलपक्कम तमिलनाडु में सही है, काकरापार गुजरात में, कैगा कर्नाटक में, नरोरा उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पूछ रहा सुमेलित नहीं है, तो तीसरा सुमेलित नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि अप्लाइड क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको अप्लाई करके पूछिए। अब ये पॉलिटी साइंस का है, देखो इसमें इधर कुछ वाद दिए गए हैं और इन वादों में कौन से संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी, तो ये भी ऐसे ही है, कूट दिए गए हैं। ये देखिए, इन कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ देखो, अब इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन ये है कि
2004 का जो चुनाव है उसमें 3 चीज़ें हैं कि भैया कांग्रेस को कितनी सीट मिली, बीजेपी को कितनी सीट मिली और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को कितनी मिली। यदि ये 3 इन्फॉर्मेशन आपके पास हैं तो आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको अप्लाई करके ही पूछा गया है। ये भी ऐसा ही है कि एक तरफ है ये राजस्थान इकोनॉमी का है, इकोनॉमिक सर्वे का, कि पूछा गया भाई राजस्थान का इसमें किस फसल में किसका स्थान सर्वाधिक है, तो ऐसे ही अप्लाई करके पूछा गया। ये भी ऐसा ही है, राजस्थान के सकल स्थायी पूंजी निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटते हुए क्रम में सही क्रम है, भाई कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है, घटता यानी अवरोही क्रम पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये प्रश्न देख लीजिए, ये करंट अफेयर का है और साथ इकोनॉमिक सर्वे का भी है कि भाई इधर कुछ इंस्टीट्यूशन दे रखी हैं, इधर पूछा गया भाई कहाँ स्थित है। फिर ये साइंस का है कि निम्न में से दाब की इकाइयाँ हैं। अब दाब की इकाइयाँ एक से ज़्यादा दे रखी है, भाई एक हो तो आप बता दोगे कि भाई बार है, चलो मान लिया, लेकिन एक से ज़्यादा दे रखी है। अब यहाँ आपको दाब की सारी इकाइयाँ पता होनी चाहिए, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, हो सकता 2 हो सकता बी और डी हो सकता बी सी डी हो सकता ए बी डी हो। अब यहाँ देखो आप कि बी और डी नहीं है, क्योंकि ए तो है दाब की इकाई बार। ठीक है, अब ए है तो भैया या तो ये वाला सही है या ये वाला सही है, इसका मतलब है दाब की 2 से ज़्यादा इकाइयाँ हैं, या तो 3 है या 4 हैं। अब आपको दाब की सारी इकाइयाँ आनी चाहिए, तब आप जाके ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। फिर और क्वेश्चन देखिए, एक तरफ क्या है, कुछ औद्योगिक क्षेत्र हैं, एक तरफ जिले हैं और बोल रहा है मिलान करो भाई कौन सा किधर है। ये भी ऐसा ही है, आस्था योजना के लिए निम्न में से कौन पात्र है। अब भैया आपने पूरी आस्था योजना पढ़ी है तो ही आप इसका आंसर दे सकते हो, ये कोई छोटा सा चीज़ नहीं है। फिर आप देखिए नीचे दिए गए कूटों की सहायता से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। 1 कथन, 2 कथन, 3 कथन और इनकी पहचान कीजिए। देखो कथन वाले क्वेश्चन हैं वो एडवांस में भी हैं, एडवांस में मैक्सिमम कथन वाले हैं 99%, लेकिन कुछ अप्लाइड में भी आ जाते हैं तो ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं ये। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ और प्रश्न। एक तरफ कुछ क्या है, उत्कृष्टता एक्सीलेंसी सेंटर है, एक तरफ कौन से फल के लिए, कौन से उत्पाद के लिए हैं, फिर कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। मैंने बताया था ना कि ऐसा भी आ सकता है, एक तरफ कुछ राइटर्स हैं और एक तरफ इनकी कुछ राइटिंग्स हैं, कुछ बुक्स हैं, रचनाएं हैं। ऐसे ही देखिए ये करंट का है, एक तरफ कुछ दिव्यांगजन है और एक तरफ इन्होंने कौन से क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। ऐसे ही एक तरफ है क्या, ये पूछा ओजियाना के उत्खनन में कौन शामिल नहीं था। अब ओजियाना के उत्खनन में यदि 5 लोग शामिल थे तो 5 का आपको पता होना चाहिए कि अब मान लो आपको पता है आर.सी. अग्रवाल था, बी.आर. मीणा भी था, लेकिन जब आपको ये नहीं पता कि आलोक त्रिपाठी था या नहीं था तो आप इसका आंसर कैसे दोगे। क्या पता हो, क्या पता नहीं भी हो, समझ गए क्या। ठीक है, फिर राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकला की शैलियाँ हैं और उनसे संबंधित क्या है, कुछ चित्रकार हैं। तो एक तरफ शैलियाँ हैं, एक तरफ चित्रकार हैं। तो ये सारे के सारे इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं अप्लाइड क्वेश्चन। दोनों चीज़ें हैं, हार्ड भी हैं, इजी भी हैं और मिली जुली प्रकृति के यानी मॉडरेट प्रकृति के ये होते हैं। तो 2 टाइप के प्रश्न आप समझ गए होंगे, बेसिक और अप्लाइड। तीसरा और सबसे कठिन और आजकल सबसे ज़्यादा आने वाला जो टाइप हो रहा है, पहले बेसिक 2013 से पहले बेसिक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते थे, फिर 13 के बाद अप्लाइड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने लग गए और अब हाल फिलहाल में 23 और 24 का यदि एग्जाम देखते हैं तो पूरे पेपर को एनालिसिस करने के बाद पता चलता है, छोटा हो या बड़ा हो, जो एडवांस क्वेश्चन है वो ज़्यादा आने लगे हैं। अभी एडवांस क्वेश्चन क्या है, कैसे होते हैं, इनकी विड्थ और डेप्थ सबसे ज़्यादा होती है। भाई जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं उनकी विड्थ और डेप्थ इनकी ही सबसे ज़्यादा होती है, इनकी प्रकृति सबसे कठिन है। एवरेज स्टूडेंट के बस की बात नहीं है ऐसे प्रश्न को सोल्व करने की, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। कई ऐसे होते हैं ना कि सर क्या पता एग्जाम दे के देख लेते हैं, क्या पता हो ही जाए, तो क्या पता हो ही जाए तो उनसे ऐसे प्रश्न सोल्व हो सकते हैं कि गिदड़ नृत्य किस क्षेत्र का है। हाँ यार गिदड़ नृत्य सुना था,
ठीक है ना। तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, हाँ यार कई बार सुना, तो वो हो सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एक एवरेज स्टूडेंट के बस की बात नहीं है, वो या तो इनको अटेम्प्ट नहीं करेगा, और करेगा तो मैं गारंटी देता हूँ 95% चांस है गलत होने के। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें कथन वाले प्रश्न ज़्यादा होते हैं, या तो सत्य कथन चुनिए या निम्न में से कौन सा असत्य कथन है वो चुनिए। पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है, ये इनकी लेंथ ज़्यादा होती है, इनका साइज बड़ा होता है, तो पढ़ने में आपको सबसे ज़्यादा समय लगता है। और समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि देखो 4 कथन दे रखे हैं, 1 कथन, 2 कथन, तीसरा कथन और चौथा कथन। आपने पहला कथन पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरे पे पहुंचोगे पहला भूल जाओगे, चौथे पे पहुंचोगे दूसरा भूल जाओगे, फिर वापस देखना शुरू करोगे, इसलिए पढ़ने में इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हर कोई इनको समझ नहीं पाता, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं जो आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट के बस की बात नहीं है। इनको कैसे हैंडल करें ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। सबसे पहले देखो भाई, प्रत्येक विषय के माइनर जो टॉपिक है उनको अच्छे से तैयार करें। अब माइनर टॉपिक, मान लीजिए आप गुहिल वंश पढ़ रहे हैं, और गुहिल वंश में आपने महाराणा सांगा या फिर महाराणा कुंभा, इस टाइप महाराणा प्रताप, इनको तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन कुछ छोटे छोटे जो राजा हुए हैं जिनके टाइम पीरियड कम रहा है, जैत्र सिंह, समर सिंह, इस टाइप के, उनको भी ध्यान से पढ़िए, पहली बात तो। ठीक है, दूसरा, प्रत्येक टॉपिक की गहन समझ विकसित करें, कि पढ़ तो लिया लेकिन समझ नहीं है, कि प्रश्न आया हाँ यार पढ़ा तो है लेकिन क्या है ये नहीं पता, तो इस टाइप की चीज़ें आपको फेस करने के लिए मिलेगी। जब भी आपको देखो क्वेश्चंस को किस टाइप से तैयार करते हैं, टॉपिक्स को किस टाइप से पढ़ते हैं, इसके ऊपर भी हम एक किसी अन्य लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस विषय की क्या रणनीति रहनी चाहिए। हर विषय की अलग अलग रणनीति है, हर विषय में क्वेश्चन कहाँ से उठाए जाएंगे ये भी अलग अलग एक सेगमेंट होते हैं, जहाँ से हर साल मैक्सिमम क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो प्रत्येक टॉपिक की गहन समझ विकसित करनी होगी। एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग क्या होती है ये भी एक मुद्दा है, क्योंकि आजकल मैं सुन रहा हूँ कि प्रत्येक यूट्यूब चैनल पे जो आरएस से संबंधित है, आरपीएससी से संबंधित है, उन पे एक बात बताई जा रही है कि आरपीएससी एनालिटिकल प्रश्न पूछ रही है, एनालिटिकल प्रश्न पूछ रही है। एनालिटिकल होता क्या है? बच्चों को एनालिटिकल अप्रोच से पढ़ाई करनी चाहिए, एनालिटिकल अप्रोच से पढ़ाई करनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए। ये एनालिटिकल अप्रोच और क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है ये कौन बताएगा? तो भाई ये तो पता है समस्या क्या है, समाधान क्या है ये बताइए। मैं आपको समाधान बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे पास पढ़िए, मैं बता रहा हूं कि भाई इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें ताकि आपको एक समझ विकसित हो जाए। और जब आप PYQ देखोगे, पिछले पेपर्स देखोगे, तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि भाई अनिल सर ने बहुत अच्छी बात बताई है। तो हम किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग क्या होती है और किसी भी टॉपिक को एनालिटिकल और क्रिटिकल तरीके से किस तरह से पढ़ते हैं, ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को समझने की कला विकसित करें। अब यहाँ कला क्या है? एक तो भैया आपको फास्ट रीडिंग आनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ना कि पहला कथन पढ़ा, दूसरे पे गए तो पहला भूल गए, तीसरे पे गए तो दूसरा भूल गए। अब आपके दिमाग में रिटेंशन नहीं रह पा रहा है कि आपने पिछले कथन में क्या पढ़ा था। तो इसलिए फास्ट रिवीजन भी जरूरी है और साथ के साथ रिटेंशन भी जरूरी है, कि जब तक आप थीम को नहीं समझ पाते हैं तब तक प्रत्येक कथन में क्या कहा गया है वो चीज़ आपके दिमाग में रिटेन रहे, बनी रहे, स्थिर रहे। फिर एक है स्टडी करते समय 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई करें। अब आप कहोगे सर ये 80-20 प्रिंसिपल क्या है? तो मोटा मोटा छोटा सा बता देता हूँ। 80-20 प्रिंसिपल ये होता है भैया कि आप आरएस की तैयारी कर रहे हो और आरएस की तैयारी में ये है कि आपकी 80% जो पढ़ाई है
आपकी 80% पढ़ाई है, वो आपका 20% रिजल्ट है वो डिसाइड करेगा। एक चीज़, आपकी 20% पढ़ाई है, 20% जो आपकी मेहनत है, आपकी स्टडी है, वो आपका 80% जो रिजल्ट है वो डिसाइड करेगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है कि भाई 20% पढ़ाई में 80% रिजल्ट अपन निकाल पाए, क्या ये पॉसिबल है? यही पॉसिबल है प्यारे बच्चे कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वो इसी फॉर्मूले को, इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करके सक्सेस होते हैं। अब ये कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी एक टॉपिक उठा लेना किसी भी विषय का, और आप पाओगे उस टॉपिक में आज तक जितने पर्सन आए हैं, कोई ना कोई 20% पोर्शन ऐसा है जहां से आज तक 80% क्वेश्चन आए हैं, और बाकी 80% पोर्शन में कभी कभी भूले भटके मात्र 20% क्वेश्चन आए हैं। यदि आप आरएस की तैयारी में ये याद करने में लगे हुए हो कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भैया आप आरएस की तैयारी नहीं कर रहे। ये याद तो 4th ग्रेड वाले भी यही कर रहे हैं। तो आरएस की तैयारी में या आरएस के पेपर में ये प्रश्न नहीं आएगा। पहले आता होगा, अब नहीं आएगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। अब कोई ना कोई ऐसी एक सिचुएशनल बात आपसे पूछी जाएगी कि भैया राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है वो अनुपस्थित रहे तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देता है, लेकिन वो अनुपस्थित रहे तो किसको दे? इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाएगी। जहां कंफ्यूजन है वहीं प्रश्न बनता है, सभी प्रश्न नहीं बनते हैं। प्रश्न कैसे आएंगे एक पेपर में वो भी हम किसी वीडियो में बात करेंगे कि आपके जो पेपर में प्रश्न आएंगे आरएस प्रीलिम्स के, उसमें 15, 20, 25% ऐसे आएंगे जो बिल्कुल बेसिक है, 15, 20, 25% ऐसे आएंगे जो एडवांस है, सबसे ज़्यादा 40-50% ऐसे आएंगे जो अप्लाइड हैं। एडवांस का नीचे वाला और बेसिक का ऊपर वाला जो भाग है वो सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलो तो ये बात हमारी हो चुकी है कि स्टडी करते समय 80-20 प्रिंसिपल है वो आपको अप्लाई करना होगा। अब देखते हैं भाई प्रश्न। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे प्रश्न आएंगे। भाई पॉलिटी का प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित मुद्दे से कौन सा कथन गलत है। अब ये वाला आप पढ़ोगे, हाँ भाई ये चीज होती है, यहां तक जाओगे तो ये भूल जाओगे इसमें क्या कहा गया है, फिर ये वाला कथन पढ़ोगे ये भूल जाओगे, ये वाला पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये पूछ ही क्या रहा है। इसलिए ये प्रश्न होते हैं एडवांस लेवल के। ठीक है, अब देखिए भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचाने, ये कथन है। अब इन कथनों को पहचानने में हो सकता है कुछ चीजें आपको आती हो, लेकिन जैसे ये डेट देखोगे ना, ये सन देखोगे, फिर यहाँ देखिए ये 60 वर्ष देखोगे, तो फिर आप थोड़े थोड़े यार 60 है या 65 है, कन्फ्यूज। ये डेट 25 जनवरी है या 26 जनवरी है, कन्फ्यूज। ये 1995 है 1985 है, कन्फ्यूज। तो जैसे ये छोटी छोटी कन्फ्यूजन आएगी, हो सकता है कॉन्सेप्ट ठीक हो, कॉन्सेप्ट आपको याद हो, लेकिन जैसे ही डेट देखोगे, सन देखोगे, कोई डाटा देखोगे, कोई आंकड़ा देखोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, और वही कंफ्यूजन आपका क्वेश्चन है वो गलत करवाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब ये 3-4 कथन दे रखे, 1, 2, 3 और 4, और उसमें भी कूट पूछ रहा है कि भाई दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, 1, 2, 4 सही है, 1, 2, 3 सही है, इस टाइप के पूछ रहा है। तो आपको लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों से संबंधित सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपने एक एक बिंदु लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों का पढ़ा हो तो ही आप ऐसे प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट और देख लेते हैं। राजनिवेश पोर्टल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ये इकोनॉमिक सर्वे का है। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये इंडियन इकोनॉमी का है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ये करंट अफेयर का है। फिर राजस्थान खनिज नीति 2024 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए और
कौन सा कथन सही है, ए और बी सही है, बी और सी है, ए सी है, ए बी सी है, ये भी उसी टाइप का है। गलत कथन का चयन कीजिए। अल्नीनो व लालीना एक प्रकार के झंझावत हैं। अब यहाँ आपको पूरा अल्नीनो और लालीना के बारे में पता होना चाहिए, तो ही आप 3 कथन सही होंगे, एक कथन गलत होगा, ये चुनाव कर पाओगे। ठीक है। हाल ही में हानले लद्दाख में उद्घाटित की गई एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे ऊंची चेरनको वेधशाला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो प्रश्न में ही प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे ऊंची चेरनको वेधशाला कहाँ स्थापित करी गई, हानले लद्दाख। तो ये तो हो जाता बेसिक। अब वो पूछा गया है इसकी पूरी डिटेल, तो जब तक आप उसको पूरी डिटेल में नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब ये पूरा विधानसभा के उपचुनाव हुए थे कि इसमें न्यूनतम मतदान प्रतिशत दौसा में हुआ था, 7 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। होम वोटिंग के जरिए 3127 मतदाताओं ने मतदान किया। सेवा नियोजित मतदाताओं के लिए सर्वाधिक मतपत्र खींवसर विधानसभा क्षेत्र में जारी किए गए। अब आपको एक एक फैक्ट, एक एक डेटा याद होगा तो ही आप इसका आंसर दे सकते हो सकता है 3127 की जगह 4127 हो। अब ये बात तो सही हो जाएगी, होम वोटिंग, हाँ भाई होम वोटिंग थी कुछ, लेकिन वो एक्चुअल डेटा कितना है ये याद होगा तो ही आप इसका आंसर दे पाओगे। और देख लेते हैं भैया कुछ। स्त्री का है राजस्थान की, मारवाड़ के राव चुंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब राव चुंडा के बारे में 2 कथन है और कहा गया है कि केवल ए सत्य है, केवल बी, ए बी दोनों सत्य हैं, दोनों असत्य हैं। फिर बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये कथन है। और पहले क्या था, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो सब जानते विजय सिंह पथिक ने किया। इस टाइप के प्रश्न आते थे। ठीक है। अब देखिए प्रश्न, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा है, उसकी पूरी डेप्थ में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। आगे देखिए, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभा राम के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। अब तक तो ये पढ़ते थे कि मत्स्य संघ बना था और उसके जो प्रधानमंत्री थे वो शोभा राम कुमावत थे। अब आपसे ये पूछ रहा है कि शोभा राम कुमावत की भी जीवनी बताओ, तो इस टाइप के क्वेश्चन आने लग गए हैं। इसी को कहते हैं ट्रेंड चेंज होना, और इसी को कहते हैं लेवल बढ़ना, और इसी को कहते हैं एनालिटिकल पर्सन। अब और देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण 1885 से 1905 ईस्वी संबंधी निम्न कथनों को पढ़िए। अब ये 2 कथन दिए गए हैं, इनमें पूछा गया है केवल ए सत्य, केवल बी सत्य, ए बी दोनों सत्य, ए बी दोनों असत्य। ये इस टाइप के क्वेश्चन है जैसे यूपीएससी में आते हैं। ठीक है। ये देखिए, स्तूपों के संदर्भ में पूछा गया है, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में पूछा गया है, आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में पूछा गया है। तो ये सारे के सारे प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे एडवांस लेवल के प्रश्न हैं, और इनमें आपको डेप्थ और विड्थ दोनों में ही नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे, अन्यथा नहीं दे पाओगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूं आज के इस लेक्चर में आपने कम से कम इतना तो समझा होगा कि भैया आरएस प्रीलिम्स में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं वो इन्हीं तीन ही जो फॉर्मा है, एक तरह से ऐसे मान लीजिए 3 ढांचे हैं, इन तीनों ही ढांचों में फिट होते हैं। अब कुछ बेसिक हैं वो थोड़े से अप्लाइड हो जाते हैं, कुछ अप्लाइड है वो थोड़े से बेसिक हो जाते हैं, कुछ अप्लाइड थोड़े से एडवांस हो जाते हैं, कुछ एडवांस थोड़े से अप्लाइड हो जाते हैं। यानी इनका सस्पेंशन है ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन यदि इनकी कैटेगरी बांटी जाए तो ये 3 ही कैटेगरी हैं, इनके अलावा कोई चौथी कैटेगरी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी टॉपिक में जो आपकी जर्नी को आसान बनाए, सुगम बनाए और आपके सपनों को साकार करने में मदद करे। थैंक यू, धन्यवाद।